आज जब भी हम सुपर पावर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जिसमें हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आइसोलेटेड महाद्वीप, एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनकर उभरा। ऐसी क्या कंडीशंस थी, ऐसे क्या सिनेरियोज थे, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनका फायदा उठाकर यूएस आज की डेट में एक ग्लोबल हेजेमोनिक पावर बना हुआ दिखता है और अभी नहीं पिछले 75 सालों से एक तरफा डोमिनेट करता हुआ दिखता है ग्लोबल ऑर्डर को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपियन पर्सपेक्टिव जब डोमिनेट कर रहा था दुनिया में, तब यूएस भी एक कॉलोनी हुआ करता था। किसकी कॉलोनी हुआ करता था? ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था। तो यूएस वाज नथिंग बट एक तेहरा ब्रिटिश कॉलोनीज का एक कॉम्बिनेशन था। अब यह सवाल आता है कि यूएस आया कैसे जी? सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का आपको डिस्कवरी कब देखने को मिल रही है। हम बात करते हैं 1492 की। कोलंबस को भेजा गया कि भारत के लिए ट्रेड रूट ढूंढ के लाओ। क्यों ढूंढ के लाओ? क्योंकि भारत ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम तक सी रूट्स की ज्यादा समझ वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में थी नहीं, यूरोपियंस के पास थी नहीं। ऐसे में उन्होंने जब एक्सप्लोर करना शुरू करा तो गलती से भारत की जगह कोलंबस यूएस पहुंच गए, बेसिकली कैरेबियन कंट्रीज पहुंच गए। वहां उन्होंने डिस्कवर किया एक नया कॉन्टिनेंट जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। इवेंचुअली 1512 में फिर कनाडा को भी डिस्कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद स्पेन, पोर्टुगल, आपको साउथ अमेरिका भी जाते हुए दिख जाएंगे। तो जब आप लेट 15th सेंचुरी में आपको नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर ही होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1500 पे जाते हुए आपको नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 1600 के बाद से आपको इंग्लिश प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। यूएस वाज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज, तेहरा ब्रिटिश कॉलोनीज का एक समूह था यूएस। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस उसे मिलती है 1776 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। 1776 में यूएस अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है। जॉर्ज वॉशिंगटन बनते हैं वहां के पहले प्रेसिडेंट और उस टाइम के बाद से यूएस ने अपनी टेरिटरी तो बढ़ाई ही बढ़ाई, साथ के साथ अपनी पावर भी बढ़ाई। ऐसे कुछ की मोमेंट्स आए उसके सफर में, उसकी इस जर्नी में, जिसने उसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाया और एक पावरफुल, एक शक्तिशाली नेशन की तरह उभरने में हेल्प की। पहला है वर्ल्ड वॉर 1, दूसरा है वर्ल्ड वॉर 2। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे पहले जनरली वो वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था। 1823 के टाइम पे यूएस के एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जॉन मुनरो। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, उसे हम बोलते हैं मुनरो डॉक्ट्रिन। उस मुनरो डॉक्ट्रिन का यह मानना था कि यूएस को पहले अपनी इंटरनल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, अपनी इंटरनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डेमोग्राफी पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद ग्लोबल अफेयर से एंगेज करना चाहिए। तो मुनरो डॉक्ट्रिन में यह बोला गया कि यूएस किसी भी तरीके से किसी और के पचड़े में टांग नहीं अड़ाएगा। यूएस किसी भी तरीके से किसी और के ग्लोबल अफेयर में, किसी और कंट्री के अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। जिसने उसे समय प्रोवाइड किया अपने आप को इंटरनली इंप्रूव करने का, इंटरनली स्ट्रेंथन करने का और इंटरनली डेवलप करने का। की मूवमेंट से आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको कुछ कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं जिन कॉलोनीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, मिडिल कॉलोनीज, सदर्न कॉलोनीज, प्रोविंस ऑफ क्यूबेक, और जो बेसिकली न्यूयॉर्क वाला, पेंसिल्वेनिया वाला रीजन, न्यू जर्सी वाला रीजन, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, ये सारी जो आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज वर द ब्रिटिश कॉलोनीज जो उस टाइम पे वहां एग्जिस्ट करती थी। अगर ज्योग्राफिकल एडवांटेज देखेंगे, अगर आप मैप में यूएस को देखते हैं तो एक तरफ अटलांटिक ओशन, एक तरफ पैसिफिक ओशन, तो पूरी दुनिया से वो कटा हुआ दिखता है। जो मेजोरिटी ऑफ द पावर है उनसे दूर दिखता है। तो ये दोनों ओशियंस, ये जो बड़ी बड़ी आपको महासागर देखने को मिल रहे हैं, अटलांटिक और पैसिफिक वाले, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, एक नेचुरल डिफेंस बैरियर की तरह एक्ट करते हैं जो यूएस को एक्सटर्नल इन्वेजन से बचाते हैं। और साथ के साथ यूएस रिसोर्स रिच भी बहुत ज्यादा है। आप डाइवर्सिटी देखोगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, आपको वहां डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपको वहां स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, आपको वहां हर तरीके का मिनरल देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑयल हो, कोल हो, नेचुरल गैस हो, शेल गैस हो, इवेंचुअली जो मेटलर्जिकल जो बेसिकली रिसोर्सेज हैं वो भी आपको यूएस में देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि भाई यूएस के राइज करने का एक कारण है ज्योग्राफिकल फैक्टर। पहली चीज, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज।
जैसे कोल, ऑयल और मिनरल्स, जिसने किसको सपोर्ट किया? वहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट किया। दूसरी चीज उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो उसे आइसोलेट करती है, एक तरफ अटलांटिक ओशन, एक तरफ पैसिफिक ओशन, जो नेचुरल डिफेंस बैरियर्स की तरह फंक्शन करते हैं, जो अलाउ करते हैं उसको कि वो अपने ऊपर ध्यान दे सके, और जो थ्रेट होता है इन्वेजन का उसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे। और शायद इसी वजह से 1823 में जॉन मुनरो ने मुनरो डॉक्ट्रिन भी अपनाई, बिकॉज दे हैड दी basically they had the bargaining ability और they had the authority to do it, कि वो ऐसा कर सकते थे। उनके पास ऐसी क्षमता थी, उनकी सर्कमस्टांसेस ऐसे थी, कंडीशंस ऐसे थे कि वो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को अपना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्री आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को नहीं अपना सकती क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली इन्वेजन का थ्रेट बना रहेगा। यूएस के ऊपर वो थ्रेट नहीं था, इसलिए वो एक आइसोलेशनिस्ट अप्रोच भी अपना पाए कॉज ऑफ देयर लोकेशन इटसेल्फ। जो वहां का क्लाइमेट है और वो जो वहां की फर्टाइल जमीन है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया यूएस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पॉपुलेशन भी ग्रो कर पाई, मतलब वर्कफोर्स भी डेवलप हो पाई, जो इवेंचुअली यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करी जिसने। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल एडवांटेज ये आपको जनरली देखने को मिल रहा है इस मैप के अंदर, किस तरीके से आपको वहां का फिजिकल मैप देखने को मिलता है। ये वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू डिफरेंट रिवर्स, ये जो पूरा रीजन देखने को मिलता है, यहाँ आपको डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है, साथ के साथ यहाँ आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं लाइक एंडीज। साथ के साथ आप जब इधर जाते हैं तो आपको एप्लेशियन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। बीच में आपको स्टेपीज अमेरिकन प्रेरीज देखने को मिल जाती हैं, जो बेसिकली व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है, जहां व्हीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इन सब फैक्टर्स को, लोकेशन को, वहां की जमीन को, वहां की रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए ये आपको समझने की जरूरत है कि यूएस के पास नेचुरल और ज्योग्राफिकल एडवांटेज थी टू राइज एज सुपर पावर। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट ऐसे क्या क्या हुआ जिसकी वजह से सुपर पावर स्टेटस उसको मिल पाया? हम जनरली बोलते हैं 18th सेंचुरी में, 1750 में पहली बार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन के अंदर, और लेट 19th सेंचुरी में आपको ये यूएस भी पहुंचता हुआ दिख जा रहा है। मतलब 1800 में यूएस ने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी, वहां भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। अब जब वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑलरेडी है, वर्कफोर्स आपकी एग्रीकल्चर है, तो आप उस जमीन की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी सस्टेन कर सकती है, वर्कफोर्स भी है, रिसोर्सेज भी है, अब टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली यूएस के अंदर। दूसरी चीज, जब वर्ल्ड वॉर 1 आया तो यूएस डायरेक्ट पार्टी नहीं था, मुनरो डॉक्ट्रिन पे चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली उसने पार्टिसिपेट किया। और जब ये रैपिड ग्रोथ कंटिन्यूअसली चल रही थी तो वहां का क्रेडिट सिस्टम, वहां का बैंकिंग सिस्टम यूएस का बहुत अच्छा था। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला, जो बेसिकली एक्सेस पावर थी, जिसमें जर्मनी जैसी कंट्रीज हैं, इटली जैसी कंट्रीज थी, जो इवेंचुअली एलीड का ही पार्ट बन गई थी, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने में, जो खुद के पार्टनर्स थे ब्रिटेन टाइप, फ्रांस टाइप, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने में, उनको पैसा प्रोवाइड करने में यूएस ने एक मेजर रोल प्ले किया, जिससे हमें दिखता है कि यूएस एक मेजर इकोनॉमिक पावर वाले स्टेटस की तरफ मूव कर चुका है। यहां तक कि जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई तो उस टाइम पे जो तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उन्हीं के दिए गए पॉइंट्स पे उसके रिजोल्यूशन पे भी पहुंचने की बात की गई। इससे हमें यह पता चलता है कि यूएस का से भी बढ़ रहा है along with the other European countries जो कॉलोनाइजर्स थे, उनके साथ अब यूएस भी एक मेजर पावर की तरह राइज होता हुआ दिख रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक यूएस सेंटर बन चुका था ग्लोबल पावर का। रीजन बीइंग, क्योंकि पोस्ट वॉर के बाद आपको समझ में आता है कि वो यूएन फॉर्मेशन की बात करेगा, अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह रिप्रेजेंट करना शुरू करेगा। क्यों करेंगे? अभी तो हम बोल रहे हैं आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी पर चल रहा था। 1823 की मुनरो डॉक्ट्रिन को बदला गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब आती है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन 1946 में। उस टाइम पे यूएस ने डिसाइड किया कि अब वो समय आ चुका है कि हमें वर्ल्ड अफेयर्स में डायरेक्टली एंगेज करना चाहिए, अपनी ग्लोबल हेजेमनी को प्रमोट करना चाहिए, और पूरी दुनिया से अपने इंटरेस्ट को कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। तो मुनरो डॉक्ट्रिन से जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का सफर है, यह है यूएस की ग्रोथ का सफर। और ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मतलब 1946 के बाद का जो पीरियड है, वो है यूएस की सुपर पावर और हेजेमनी का सफर। तो फिलहाल हम कहां पहुंच चुके हैं? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, यूएस एक मेजर पावर की तरह उभर चुका है। न्यूक्लियर बॉम्ब का ड्रॉप करना 6 और 9 अगस्त को जापान के अंदर, दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर भी बन के निकला उभरा यूएस, जिसने बताया कि उसने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि दूसरी कंट्रीज ये मानने को तैयार हो जाएं कि हाँ भाई, यूएस से कंपीट नहीं किया जा सकता फिलहाल के लिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो रिसोर्स बेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल बेस हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल कैपिटलिज्म बेस हो, सब में यूएस आपको डोमिनेट करता हुआ दिख रहा था जब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
सेम अपना स्टेटस वर्ल्ड वॉर 2 तक एक सुपर पावर का ऑलरेडी सीमेंट कर चुका है, पक्का कर चुका है। इसके बाद हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई यूएस के अंदर, उसने काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया उसको। एक इकोनॉमिक सेंटर की तरह बन के उभरा, पैसे वाली कंट्री बन के उभरा। तो जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती थी वो किसकी तरफ देखता था? वो यूएस की तरफ देखता था। तो जब हम लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में बोल रहे हैं कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से आप यूएस को एक लीडर बनता हुआ देखोगे मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के अंदर। नई टेक्नोलॉजीज आई, जैसे असेंबली लाइंस आपको बनती हुई दिखती हैं, डेट्रॉइट जैसी जगह आपको राइज होती हुई दिखती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ भी बहुत तेज से होती हुई दिखी। ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया। जब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया तो लोगों ने यूएस की तरफ मूव भी करना शुरू कर दिया। बहुत सारे यूरोपियंस उठ के किधर जाने शुरू हो गए? यूएस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। बाकी कंट्रीज से भी वर्कफोर्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई, यूएस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से यूएस एक मेजर माइग्रेंट डेस्टिनेशन भी बनता हुआ दिखा। वर्कफोर्स की कभी कमी उसके पास इसलिए आई नहीं। साथ के साथ इन्होंने एक फ्यूचर डोमिनेंस का भी एक बेसिकली मैप तैयार कर लिया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ मिलिट्री ग्रोथ भी होती हुई दिखी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती हुई दिखी। तो दुनिया में मिलिट्री हेजेमनी क्रिएट करने में सक्षम हो पाया है यूएस, कॉज ऑफ दैट ग्रोथ जो उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे मिली यूएस के। साथ के साथ इकोनॉमिक हेजेमनी क्रिएट करने में भी सक्षम हो पाया है। डॉलर से बेहतर, डॉलर से स्ट्रॉन्ग करेंसी आज की रेट में देखने को नहीं मिलती है। मेजोरिटी ऑफ द जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी किसमें होता हुआ दिखता है? डॉलर्स में ही होता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी पुरानी मेहनत है वो आपको पिछले 75 साल से उसके डोमिनेंस में देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। जो वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ये यूएस का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक यूएस किसी भी तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एंगेज नहीं कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से 1918 तक हुई, यूएस उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। यूएस ने क्यों पार्टिसिपेट करा? यूएस का एक शिप जा रहा था, कंटेनर शिप जा रहा था, कहां? जर्मनी, बेसिकली एलाइड पावर्स को सपोर्ट करने, फ्रांस को सपोर्ट करने, यूएस यूके को सपोर्ट करने। और उस शिप को किसने अटैक कर दिया? जर्मनी ने अटैक कर दिया। जब यूएस के शिप को जर्मनी द्वारा अटैक किया गया तो यूएस को लगा दिस इज एन अटैक ऑन देयर ऑन इट्स सोवरेनिटी, ऑन इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जिसके बाद यूएस भी आपको एलाइड पावर्स को ज्वाइन करता हुआ दिख जाएगा। और जब बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होती है तो यूएस, यूके, फ्रांस आपको एक जीते हुए पाले में देखने को मिलते हैं, उस साइड देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे यूएस ने काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा यूरोपियन एलाइज को। वॉर के बाद जितना भी वॉर लॉस हुआ था, जितना भी वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, तो उसके लिए जब पैसा प्रोवाइड करने वाली बात आई तो चाहे जर्मनी की बात हो, यूके की बात हो, चाहे वो फ्रांस की बात हो, सबको पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूएस प्रोवाइड कर रहा था। तो डेफिनेटली इकोनॉमिक पावर की तरह राइज किया। दूसरी चीज, जब एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर बन चुका है, वो एक इकोनॉमिक लीडर बन चुका है वो, तो उसने अपना इन्फ्लुएंस जो है वर्ल्ड स्टेज पे ऑलरेडी सॉलिडिफाई कर लिया है कि भाई मैं एक मेजर इकोनॉमिक पावर बन चुका हूं। वो यूरोपियन जो टाइम पीरियड है ना, जो यूरोपियन डोमिनेशन का समय था, वो धीरे धीरे अब क्या होता जा रहा है? वो खत्म होता जा रहा है। अब ये डोमिनेशन किसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? ये यूएस की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस का मेजर इमरजेंस आपको देखने को मिल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। एक डोमिनेंट मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर ऑलरेडी बन चुका है। यूएस ने एक मेजर रोल निभाया है एक्सिस पावर्स को हराने में। एलीट पावर का हिस्सा था वो, जिसने पूरी तरीके से ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को चेंज करता हुआ देखा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यूरोप से पावर शिफ्ट हो चुके हैं यूएस की तरफ। यूएस अपना डॉक्ट्रिन चेंज कर चुका है फ्रॉम मुनरो डॉक्ट्रिन टू ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अब वो डायरेक्टली एंगेज करने के लिए भी तैयार है। वॉर ने पूरी तरीके से जो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट थे यूरोप के अंदर, वो यूएस ने ही लीड किए। एक प्लान आया जिसे हम क्या बोलते हैं? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के थ्रू यूएस ने जापान में, जर्मनी में, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर से परेशान हो चुकी थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी, उनको पैसा प्रोवाइड कराया। और जब पैसा प्रोवाइड कराया तो उनके अपने साइड में भी ले लिया, उन्हें अपने एलाई भी बना लिया, जिसकी वजह से एक सॉलिड ग्रुपिंग बन गई जो दुनिया को डोमिनेट करने के लिए तैयार थी और पिछले 75 सालों से और काफी हद तक अभी भी दुनिया को डोमिनेट करती हुई ही दिखती है। इंटरनल फैक्टर्स ये हैं कि यूएस एक डेमोक्रेसी है। सबसे पहले हम जो बोलते हैं जॉन लॉक, जिन्होंने नेचुरल राइट्स की बात की थी, तो हम यूएस को बोलते हैं कि यूएस इज अ लॉकियन स्टेट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनके नेचुरल राइट का कंसेप्ट यूएस ने ही अप्लाई करा 1776 में इन फॉर्म ऑफ बिल ऑफ राइट्स। जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे ही यूएस के अंदर बिल ऑफ राइट्स होती हैं। तो राइट्स वाला पर्सपेक्टिव जो है सबसे पहले आपको यूएस इंप्लाई करता हुआ दिखता है। सबसे पहली डेमोक्रेसी बोला जाता है मॉडर्न वर्ल्ड की। और साथ के साथ उसके अंदर उस डेमोक्रेसी की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो उसका डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, वो कहीं ना कहीं
जो गवर्नेंस की कंटिन्यूटी है उसमें हेल्प कर पाया, इंटरनल स्ट्रगल नहीं थी तो अपनी डोमिनेंस बाहर बढ़ाने पे ज्यादा फोकस कर पाया यूएस। जो स्टेबिलिटी थी कंट्री के अंदर उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूसली देखने को मिलती है, कोई इशू देखने को नहीं मिला आपको। साथ के साथ यूएस की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसने एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट किया। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसको पूरी तरीके से यूएस ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स बढ़े और कंट्री की जो कॉम्पिटिटिव एज है ग्लोबल इकोनॉमी में वो सस्टेन रह पाई और वो विद टाइम इंप्रूव ही होती हुई दिखी, किसी भी तरीके से उसको नुकसान होता हुआ नहीं दिखा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात की जाए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप वीक हो चुका था तो पावर शिफ्ट होने की जरूरत थी। पावर किधर शिफ्ट होगी? ऑफ कोर्स कैपिटलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ ही होगी। तो यूरोप ने अपनी पावर शिफ्ट किसकी तरफ की? यूएस की तरफ की। यूएस ने जो गैप आया यूरोपियन पावर्स की वजह से वो मार्शल प्लान के थ्रू अपना एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव उन्होंने इंपोज किया और उस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के थ्रू मार्शल प्लान के अंडर उन्होंने यूरोप को पैसा प्रोवाइड करना शुरू करा। जब पैसा प्रोवाइड करना शुरू करा तो कहीं ना कहीं इतना समझ में आ गया कि यूरोपियन कंट्रीज भी किस पे रिलाई कर रही हैं? यूएस पे रिलाई कर रही हैं। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर्स थी वो किसी और पे निर्भर हो चुकी हैं। तो जिस पे निर्भर हुई अब नई पावर कौन? वही है नई पावर, दैट वाज यूएस। इन्होंने स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, चाहे वो नेटो हो जो 4 अप्रैल 1949 4 अप्रैल 1949 को आपको पिक्चर में आता हुआ दिखता है। इन्होंने यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ाया, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, कैपिटलिज्म को स्प्रेड करने की बात करी। कोल्ड वॉर डायनेमिक्स में इन्होंने अपने यूएस को एक फ्री वर्ल्ड का लीडर की तरह रखा। फ्री वर्ल्ड इन द सेंस राइट ओरिएंटेड, जहां लोग इंडिविजुअल राइट्स पे जिंदा रहते हैं, जबकि जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, जो सोवियत का कम्युनिज्म था, वो स्टेट ओरिएंटेड स्टेट की बात करता है, कंप्लीट स्टेट कंट्रोल की बात करता है। तो यूएस अपने आप को एक फ्री वर्ल्ड के लीडर की तरह भी रिप्रेजेंट कर रहा है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 और एक मेजर लीडर की तरह दो मेजर ब्लॉक में से एक ब्लॉक यूएस बनकर उभरा। कोल्ड वॉर टाइम पे हमें यह पता चलता है कि लीडर ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक की तरह काम कर रहा था। सोवियत के कम्युनिज्म को वो काउंटर करने में हेल्प कर रहा था। मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड में आपको कैपिटलिज्म स्प्रेड करता हुआ दिखता है, डेमोक्रेसीज स्प्रेड होती हुई दिखती हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थी और जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो एक मेजर फैक्टर आता हुआ दिखता है। इंडिविजुअल राइट्स की बातें होनी शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, कल्चरल इंपीरियलिज्म भी इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूएस काफी हद तक करने में सक्षम रहा, कामयाब रहा। जो दोनों सुपर पावर्स के बीच में राइवलरी थी वो काफी हद तक उसकी वजह से राइवलरी के चक्कर में प्रॉक्सी वॉर्स हुई। प्रॉक्सी वॉर्स के थ्रू वो डेमोक्रेसीज को भी प्रमोट करने में सक्षम रहा। इवेंचुअली 1991 में यूएसएसआर का हो गया डिसइंटीग्रेशन। बाइपोलर वर्ल्ड से हम शिफ्ट कर गए यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ और यूएस एक कंप्लीट और बिगेस्ट हेजेमॉन बनता हुआ दिख गया हमें। आज की डेट में यूरोप के साथ, एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ यूएस ने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई, अपनी इन्फ्लुएंस इन रीजन्स में बढ़ाई, यहां अलायंसेस क्रिएट करी, यहां एग्रीमेंट साइन करे, जिससे पूरी दुनिया में यूएस अपना प्रेजेंस और अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सकता था। अगर कंक्लूजन किया जाए तो यूएस का अगर सुपर पावर जो हमने सफर देखा तो इसमें 3 फैक्टर की मेजरली बात करी हमने। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी हम बात करते हुए आ रहे थे, चाहे वो मोनरो डॉक्ट्रिन हो, चाहे वो यूएस का 1776 में आजाद होना हो, चाहे वहां का सिविल वॉर हो जो 1863 में खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हो, उसके बाद मार्शल प्लान हो, और फिर कोल्ड वॉर के टाइम पे जो जितने भी इवेंट्स आपको होते हुए दिखते हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स एक मेजर रीजन है। दूसरा, ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस जो मैंने उसकी बात करी। तीसरा, जो इंटरनल स्टेबिलिटी बन पाई वहां, जो इसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ मिल पाई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, जितने भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री डिसीजंस हैं उसमें यूएस कभी पीछे नहीं हटता है। मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग में आपको यूएस पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप करने में यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी एस्पेक्ट को डिसाइड करने के लिए भी यूएस का एक मेजर एस्पेक्ट माना जाता है। समझने की बात यह है, यूएस चाहे वीक हो रहा हो लेकिन शेर अभी भी शेर ही है, चाहे बूढ़ा ही क्यों ना हो गया हो। चाइना को आप आज की डेट में एक इकोनॉमिक पावर तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएस से उससे कंपेयर करेंगे तो मिलिट्री का उसका कोई तोड़ नहीं है। अभी भी मिलिट्री हेजेमनी यूएस की ही है। आज अब जब कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो दुनिया भर में कैपिटलिज्म फैल चुका है, तो आइडियोलॉजिकल हेजेमनी भी किसकी है? यूएस की ही है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली चाइना ने कंपीट करना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी इकोनॉमिक हेजेमनी आपको यूएस की ही देखने को मिल जाती है। आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस ही है। तो ये जो सफर है यूएस का फ्रॉम बीइंग अ कॉलोनी टू अ सुपर पावर, इससे भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है, इससे काफी कुछ शिक्षा ले सकता है। जो गलतियां की वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग होगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएस हमें डेफिनेटली सिखा के जाता है अपनी गलतियों के थ्रू, अपने अकम्प्लिशमेंट के थ्रू। तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच गाइस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे।